अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप आप सब खैरियत से होंगे। जो लेक्चर्स आप नीचे अभी सुनने लगे हैं न्यूरो एनाटमी के, ये मैंने कैप्लन न्यूरो एनाटमी से बनाए हैं। और ये बेसिकली लेमैन के लिए बनाए हैं, जिसमें आप कैजुअल वे में सारे लेक्चर्स आप गो थ्रू कर सकते हैं, रिव्यू भी कर सकते हैं। और अगर किसी ने पहली बार सुनने हैं, जो पहले कहीं से पढ़े नहीं हुए, तो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगे। और FCPS पार्ट 1 एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं उसमें एग्ज़ाम में, वो भी मैंने साथ साथ इसमें डिस्कस किए हैं। तो होपफुली ये बहुत बेनिफिट देंगे आप लोगों को। और प्लीज़ सुने, और साथ जो मेरा लिंक है इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अस्सलाम वालेकुम जिगर। अच्छा जिगर, आज से मैं करूँगा ये स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है, जो चैप्टर 4 है। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ना सबसे पहले तुझे पता होना चाहिए कि स्पाइनल नर्व्स कितने निकलती हैं। 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती हैं। और स्पाइनल कॉर्ड जो है ना, ये बेसिकली मेडुला ऑब्लोंगेटा की एक्सटेंशन है नीचे। 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इसमें से निकल रही होती हैं। और स्पाइनल कॉर्ड एंड किधर होती है, ये सवाल बहुत आता है। ठीक है, लोअर बॉर्डर ऑफ L1 पे बड़ों में, और लोअर बॉर्डर ऑफ L2 पे बच्चों में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, ये इसको तूने पक्का पक्का रट ले कि स्पाइनल कॉर्ड एंड किधर होती है। ठीक है, और दूसरी बात, अब स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो 31 निकल रही हैं। अच्छा, इनको बंदा ना वर्टिब्रा के साथ कंफ्यूज कर देता है। वर्टिब्रा 33 है और स्पाइनल नर्व्स 31 है। ठीक है, वो 31 स्पाइनल नर्व्स किस तरह है कि 8 सर्वाइकल, 12 थोरैसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रल और 1 कॉक्सीजियल। ठीक है, इस तरह स्पाइनल नर्व्स हैं। अब ये जो स्पाइनल नर्व्स निकल रही है ना, इसके अंदर इनका निकलने का एक तरीका है, वो याद रख ले। वो ये है कि जो है ना आपकी सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स, 8 सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स, वो हर स्पाइनल नर्व जो जो कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा है ना, उससे ऊपर निकल रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो C3 जो स्पाइनल नर्व है ना, वो C4 और C3 के दरमियान, सॉरी C2 और C3 के दरमियान से निकल रही है, यानी कि C3 से ऊपर निकल रही है। ठीक है, लेकिन जो सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स को छोड़ के जो बाकी नीचे नीचे जितनी भी स्पाइनल नर्व्स हैं, वो सब अपनी कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा के नीचे से निकल रही हैं। फॉर एग्जांपल T3 और T4 जो है ना, तो अगर T3 स्पाइनल नर्व है ना, तो वो T3 के नीचे से निकलेगी, T3 T4 के नीचे से निकलेगी, T2 T3 के दरमियान से नहीं निकलेगी। तो ये क्वेश्चन इस तरह आता है कि लेट्स सपोज अगर T3 T4 के लेवल पर डैमेज हुआ है, तो कौन सी स्पाइनल नर्व डैमेज होगी। ठीक है, तो T3 T4 के दरमियान डैमेज हुआ है, तो ये जो ये सर्वाइकल स्पाइनल नर्व से नीचे जितना भी एरिया है ना, वो सब स्पाइनल नर्व जो है ना, वो अपनी कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा के नीचे से निकलता है। तो इसका मतलब है कि T3 T4 के दरमियान जो है वो T3 स्पाइनल नर्व रूट है। लेकिन यही अगर सवाल नेक में आता है और वो पूछते हैं कि C3 C4 के दरमियान से कौन सी स्पाइनल नर्व निकली है, तो उसके अंदर ये है कि जो नर्व है ना, वो अपनी कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा के ऊपर से निकल रहा है, तो C3 4 के दरमियान से C4 स्पाइनल नर्व निकलेगी, जबकि वहाँ पे T3 निकली थी, यहाँ पे C4 निकलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है, ये एक इंपॉर्टेंट है MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो कौन से स्पाइनल नर्व डैमेज होती है, ये तुझे पता होना चाहिए। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ मैंने बता दी। उसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो स्पाइनल कैनाल, यानी कि जो वर्टिब्रल कैनाल है, उसके अंदर सस्पेंड किस तरह हुई होती है। मतलब ये क्वेश्चन बल्कि मुझे भी आता है कि वो अपनी पोजीशन पे कैसे खड़ी होती है। ठीक है, और ये सारा कुछ जो मैं ये बता रहा हूँ, ये इसमें नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है जो आपका बैक वाला चैप्टर है ना, स्नेल्स एनाटमी में जो बैक वाला चैप्टर है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है। और इसका आंसर ये है कि डेंटिकुलेट लिगामेंट्स के साथ अटैच होती है। जो डेंटिकुलेट लिगामेंट है ना, वो स्पाइनल कॉर्ड को सस्पेंड रखते हैं, बीच में सेंटर में रखते हैं, और हर तरफ से जोड़े होता है उस लिगामेंट ने। और ये जो डेंटिकुलेट लिगामेंट होते हैं, ये मेरे ख्याल से एक्सटेंशंस होती हैं पाया मैटर की। ठीक है, अब ये देख लें। अच्छा, ये चीज़ मुझे थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही है। अच्छा, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड जो पता है नीचे से आके एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे कहते हैं कोनस मेडुलैरिस। और वो कोनस मेडुलैरिस जो है, उस उससे एक पतली सी उसमें से नर्व रूट्स निकल रही होती हैं, सैक्रल और कॉक्सिजल नर्व रूट्स। घोड़े की दुम की तरह से कॉर्डा इक्वाइना कहते हैं। और इसी से एक पाया मैटर की एक एक्सटेंशन होती है, जिसे कहते हैं फाइलम टर्मिनेल। वो इस कोनस मेडुलैरिस के टिप से लेके उसको नीचे जोड़ रही होती है, उससे वर्टिब्रल कॉलम के बॉटम से सैक्रम के साथ जोड़ रही होती है।
ठीक है। उसके बाद अब अगर मैं तुझे स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन तू देख और तो स्पाइनल कॉर्ड की क्रॉस सेक्शन में क्या होता है, एक वेंट्रल हॉर्न होता है। वेंट्रल हॉर्न जो है ना वो मोटर हॉर्न होता है, ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं इधर में, ठीक है। वेंट्रल हॉर्न के बाद एक होता है डोर्सल हॉर्न। डोर्सल हॉर्न जो पोस्टीरियर हॉर्न है वो सारा सेंसरी हॉर्न होता है। और एक सेंटर में होता है इंटरमीडिएट हॉर्न। जो इंटरमीडिएट हॉर्न है ना ये ऑटोनॉमिक होता है, यानी कि ये बेसिकली सिंपैथेटिक जो वो सिंपैथेटिक चेन चल रही होती है ना, ये उसको फाइबर्स दे रहा होता है इंटरमीडिएट हॉर्न। तो जितनी लेंथ सर आपके सिंपैथेटिक कॉलम की है ना, सिंपैथेटिक चेन की, उतनी ही लेंथ उतने ही एरिया में स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंटरमीडिएट हॉर्न जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, बाकी में इतना नहीं होता। और वो लेंथ होती है T1 से L2 तक, ठीक है। तो ये वाली जो साइज़ है जिधर तक ये पूरा जो साइज़ है ना स्पाइनल कॉर्ड का, वर्टिब्रा T1 से लेके वर्टिब्रा L2 यानी कि एंड तक, T1 से स्टार्ट होती है और L2 पे ख़त्म हो रही होती है ना स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ तक जितना भी वर्टिब्रा है उस सब के अंदर जो है वो इंटरमीडिएट जो हॉर्न होता है वो ज़रा अच्छा प्रोमिनेंट बना होता है। इसी तरह जो वेंट्रल हॉर्न है वो उस जगह पे प्रोमिनेंट बना होगा जहाँ पर जो है वो वहाँ से कोई ना कोई प्लेक्सिस निकल रहा है। फॉर एग्जांपल ब्रेकियल प्लेक्सिस निकल रहा है तो C5 से T1 के लेवल पे निकलता है, तो C5 से T1 के लेवल पे वेंट्रल हॉर्न जो है वो ज़रा प्रोमिनेंट होगा। इसी तरह जो लंबोसैक्रल प्लेक्सिस जिधर से निकल रहा है उस साइड पे ये L2 से S3, ठीक है, इस तक के अंदर जो लंबोसैक्रल प्लेक्सिस निकल रहा है यहाँ पे जो वेंट्रल हॉर्न है थोड़ा सा प्रोमिनेंट होगा, ठीक है। दूसरी बात, अब ये तो हो गए हॉर्न्स, ठीक है। इनके दरमियान होती है सेंट्रल कैनाल जिसके अंदर मूव कर रहा होता है ये CSF, और सेंट्रल कैनाल को लाइन कर रहे होते हैं एपेंडाइमल सेल्स, ठीक है। अब वेंट्रल हॉर्न के आगे ये तो हो गया ना ग्रे मैटर। अब आगे इसमें बाहर जो हो गया वाइट मैटर जो है उसके अंदर उसको कहते हैं फ्यूनिकुलस। आगे वाले को कहेंगे एंटीरियर फ्यूनिकुलस, पीछे वाले कहेंगे पोस्टीरियर फ्यूनिकुलस, ठीक है, और लैटरल फ्यूनिकुलस, ठीक है। इस तरह इसके नाम हो गए ये सारा फ्यूनिकुलस। और फिर इसमें दो सल्कस होते हैं, एक आगे एंटीरियर मीडियन सल्कस, एक पीछे पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। इन सल्कस के अंदर जो है ना एंटीरियर पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज रन करी होती हैं, ठीक है। और स्पाइनल आर्टरी जो है वो वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांच होती है और वर्टिब्रल आर्टरी जो है वो सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच होती है, ठीक है। तो ये इसके अंदर मूव कर रही होती है। अच्छा, अब इसके बाद आगे आ जाओ तो अब लेमिना आ जाओ कि स्पाइनल जो अगर हम ये जो क्रॉस सेक्शन निकाला है तो स्पाइनल कॉर्ड के जो लेमिना होते हैं वो किस तरह होते हैं। तो इसको तूने इस तरह याद रखना है कि लेमिना इन्होंने लेयर्स बनाई हुई हैं स्पाइनल कॉर्ड की ना, 10 लेयर्स होती हैं, ठीक है, जिनमें से लेयर लेमिना 1 से लेके लेमिना 6 तक जो है वो डॉर्सल हॉर्न होता है। लेमिना 7 जो होता है वो इंटरमीडिएट हॉर्न होता है और 8 और 9 जो है ये होता है वेंट्रल हॉर्न, यानी कि डॉर्सल हॉर्न ज़्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू वेंट्रल हॉर्न। और 10 जो है वो अंदर अंदर की तरफ सेंट्रल कैनाल की तरफ होता है, ठीक है। तो ये तुझे पता होना चाहिए लेमिना वो कौन सा होता है, ठीक है। लेमिना 1 से लेके 6 तक है डॉर्सल हॉर्न, लेमिना 7 है इंटरमीडिएट जोन, और लेमिना जो 8 और 9 है वो है वेंट्रल हॉर्न, ठीक है, ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो इंटरमीडिएट जोन है जिसका जो T1 से L2 तक चल रहा है इसको क्लार्क्स कॉलम भी कहते हैं, ठीक है। और क्लार्क्स कॉलम इसलिए ये इसका नाम है कि इसमें अलग से नाम इसलिए रखा हुआ है कि इसके अंदर ये जो क्लार्क्स कॉलम है ना ये स्पाइनोसेरिबेलर फाइबर्स दे रहा होता है, बेसिकली प्रोप्रियोसेप्शन के इनवॉलंटरी प्रोप्रियोसेप्शन के फाइबर्स दे रहे होता है सेरिबेलम तक, स्पाइनोसेरिबेलर फाइबर्स। तो इसका एक अलग से उन्होंने नाम रख दिया क्लार्क्स कॉलम, ठीक है। उसके बाद तुझे ये पता होना चाहिए कि अब जो अरेंजमेंट है इसके अंदर जो नर्व्स की वो किस तरह होती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। तो जो बॉडी का मीडियल हिस्सा है ना वो स्पाइनल कॉर्ड पे भी मीडियल हिस्से में उसके फाइबर्स मूव कर होते हैं, और जो बॉडी का लैटरल हिस्सा है यानी कि हैंड्स वगैरह तो उसके फाइबर भी लैटरल साइड पे होते हैं। यानी कि अगर जैसे ये पेज 279 पे देख तो इन्होंने ये देख जो ट्रंक है ना वो मीडियल होती है ना, तो उसके जो ट्रंक को सप्लाई करने वाले सेंसिटिव मोटर फाइबर्स होते हैं वो सेंटर में होते हैं, लेकिन हैंड्स जो है वो लैटरल है, तो हैंड को सप्लाई करने वाले जो सेंसिटिव और मोटर फाइबर हैं वो सारे के सारे लैटरल पे होंगे, ठीक है। दूसरी बात ये याद रखना है कि मोटर फाइबर्स पहले आते हैं, लैटरल मीडियल होते हैं, और सेंसरी फाइबर्स हमेशा लैटरल होते हैं, ठीक है। एक और चीज़ याद रखने वाली चीज़ है जो लेमिना 2 है यानी कि जो डॉर्सल हॉर्न के अंदर लेमिना होता है उसका नाम उसको एक्स्ट्रा एक नाम दिया गया और वो है सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा, ठीक है। ये भी बस एक याद रखने की चीज़ है। फिर इसी में ये जो फाइबर्स होते हैं ना ये जो आपके जो एंटीरियर मोटर, अच्छा अब एंटीरियर हॉर्न के अंदर आ जा। एंटीरियर हॉर्न के अंदर जो फाइबर्स आ रहे होते हैं जो मोटर हॉर्न्स आ रहे होते हैं, ठीक है, इनको मुख्तलिफ़ किस्म के जो जो वहाँ पे इनहिबिटरी सेल्स होते हैं जिनको इनहिबिट कर रहे होते हैं छोटे सेल्स एंटीरियर हॉर्न के अंदर, और उन सेल्स को कहते हैं रेनशॉ सेल्स,
ठीक है, जो यहाँ पे तस्वीर में ग्रीन से शो किए हैं पेज 279 में। ठीक है, तो ये एक चीज़ याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाओ, तो सबसे पहली बात हो गई कि जी ये मोटर सिस्टम में बात करें तो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक की बात करेंगे। ठीक है, अब इसमें तुझे अपर और लोअर मोटर न्यूरॉन्स का तो पता ही है। वो न्यूरॉन्स जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, जो बेसिकली जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स है ना, ये बेड सेल्स से मूव शुरू होता है। बेड सेल्स जो सेरिब्रम के बेड सेल्स होते हैं, ठीक है, वहाँ से मूव सेरिब्रम की एक लेयर के सेल्स होते हैं बेड सेल्स। ठीक है, उनसे उनके एक्सॉन्स होते हैं जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक बनाते हैं, वहाँ से मूव करता है और सेरेब्रल कॉर्टेक्स से होता होता ये नीचे आएगा मेडुला में। मेडुला के अंदर ये डीकसेट करता है। ठीक है, और डीकसेट करके जो है ना ये वो बना लेता है, वो क्या कहते हैं, पिरामिड्स बना लेता है। पिरामिड, इसीलिए इसको पिरामिडल फाइबर्स भी कहते हैं, क्योंकि मेडुला में जिस स्ट्रक्चर में रन कर रहे हैं उस स्ट्रक्चर को पिरामिड्स कहते हैं। पिरामिडल फाइबर फिर ये डीकसेट करके ऑपोजिट साइड पे जाता है, और ऑपोजिट साइड पे नीचे जब ये पहुंचेगा और उसमें मूव करता हुआ फिनिकुलस में मूव करता हुआ नीचे जा रहा होता है। और फिनिकुलस में जब ये नीचे अपने लेवल पे पहुंचता है जहाँ से इसने निकलना है, वहाँ पे ये एंटर होता है एंटीरियर हॉर्न में, और वहाँ से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन होता है वो निकल के आगे जो सेकंड, जैसे ये तस्वीर बनी हुई है जी ये पेज 281 के ऊपर, वहाँ से देख ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन निकल रहा है, और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन वहाँ से निकल के तो आगे जो है वो उसमें चला जाता है वेंट्रल रूट के अंदर, और वहाँ से आगे नर्व्स के थ्रू मसल तक पहुँच जाता है। अब जो क्वेश्चन आता है ना, वो ये क्वेश्चन आता है कि जो जैसे हमें भी आया था, वो क्वेश्चन ये आता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है वो कहाँ पड़ा हुआ है उसका न्यूक्लियस, और जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है उसका न्यूक्लियस कहाँ पड़ा है। तो जो फर्स्ट ऑर्डर जो न्यूरॉन है, जिसे अपर मोटर न्यूरॉन कहते हैं इस केस में, वो पड़ा हुआ है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, बेड सेल। और जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है, जिसको आप लोअर मोटर न्यूरॉन कहते हैं, वो इधर पड़ा हुआ है आपका वेंट्रल हॉर्न के अंदर। ठीक है, ये एमसीक्यू आता है, तो ये चीज़ तूने याद रखनी है। और ये तुझे कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक का मैंने बता भी दिया कि इसका पाथवे क्या है, किस तरह मूव करता है। अब कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के अंदर ये भी तूने याद रखना है कि जो इसमें फाइबर कहाँ कहाँ से आ रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जी, तो जो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से फाइबर आते हैं ना जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के ना, वो प्री सेंट्रल जायरस होता है। जो कि सेंसरी फाइबर्स होते हैं वो पोस्ट सेंट्रल जायरस से आ रहे होते हैं, और जो मोटर फाइबर्स होते हैं वो प्री सेंट्रल जायरस से। तो प्री सेंट्रल जायरस से जो फाइबर्स आ रहे होते हैं ना, ये किधर किधर से आ रहे होते हैं, एक प्री मोटर एरिया से आ रहे होते हैं, एक प्राइमरी मोटर एरिया से आ रहे होते हैं, और कुछ सेकेंडरी सोमैटोसेंसरी एरिया से आ रहे होते हैं। तो उसकी ये डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने दी हुई है, ये तू या इसको तूने याद रखना है। ठीक है, 60% फाइबर्स जो है ना वो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से आ रहे होते हैं, और प्राइमरी और सेकेंडरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स जो से आ रहे होते हैं ना, वो 40% फाइबर्स वो होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तूने याद रखना है। और जो डिकसेशन होती है ना, वो 80 to 90% फाइबर्स की होती है, सारे फाइबर्स की डिकसेशन नहीं होती, ये भी तुझे पता होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा, ये हो गया आपका कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। ठीक है, अब वो इसके अंदर पूछेंगे कि लेजन एक इस जगह पे है तो किधर आपका जो है ना वो डैमेज आएगा। अगर तो लेजन जो है ना, लेट सपोज ये राइट साइड की स्पाइनल कॉर्ड में लेजन है। ठीक है, तो राइट साइड की स्पाइनल कॉर्ड के अंदर अगर लेजन है तो वो राइट साइड ही के मसल्स पैरालाइज होंगे। ठीक है, और अगर मेडुला से ऊपर, डिकसेशन से ऊपर लेजन है ना, तो फिर ऑपोजिट साइड पे लेजन आएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। मतलब अगर सेम उसी साइड पे लेजन है, दो चीज़ें जो है ना, वो स्पाइनल कॉर्ड में जिस जगह पे लेजन है उसी साइड का लेजन आएगा। एक पेन और टेम्परेचर, ये लैटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्स, और एक दूसरा ये आपके आ गया कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। ये जिस साइड पे कॉर्ड डैमेज हुई है ना, उसी साइड पे ये इफेक्ट होंगे। जबकि जो वो है डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कल पाथवे, जो वाइब्रेशन और टच और प्रोप्रियोसेप्शन, वो ऑपोजिट साइड के इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इस तरह तूने याद रखनी है। उसके बाद आ जाए तो आगे, तो ये जो एंकल रिफ्लेक्स और ये एल्बो रिफ्लेक्स, ये तुझे रिफ्लेक्स इनके नर्व रूट्स याद होनी चाहिए कि जो नी रिफ्लेक्स है वो L2 से L4 होता है, एंकल रिफ्लेक्स S1 होता है। ठीक है, और ये जो एल्बो रिफ्लेक्स है C5-6 होता है। एल्बो जो रेडियल नर्व का जो ट्राइसेप रिफ्लेक्स होता है C7-8, और इसी तरह 5-6 जो है 4X बाइसेप्टियल वो रिफ्लेक्स भी यही होता है।
ठीक है। उसके बाद ये तूने वैसे फिजियो में भी ये चीज़ पढ़ी होगी जो अब मैं बताने लगा हूँ, ये जो मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स और इनवर्स मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स, ये सारा तूने फिजियो में भी पढ़ा होगा, और वो यहाँ पे अच्छा नहीं लिखा हुआ, इसलिए तू फिजियो से ही पढ़ी। इसके अंदर जो चीज़ याद रखने वाली है ना, वो चीज़ ये याद रखने वाली है कि जो स्ट्रेच रिफ्लेक्स है जो हम चेक करते हैं, जो स्ट्रेच वो क्लिनिकल हैमर मार के, वो मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स होता है। ठीक है। इसी तरह जो वो रिफ्लेक्स होता है जो आप अपना विड्रॉल रिफ्लेक्स होता है ना, वो पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स होता है। जो फ्लेक्सर विड्रॉल रिफ्लेक्स होता है, ये पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स होता है। और जो इनवर्स मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स होता है ना, जो कि ये गोल्गी टेंडन ऑर्गन्स की वजह से आता है, ये डायसाइनेप्टिक वो होता है, रिफ्लेक्स होता है। लेकिन ये सारों को तू फिजियो में ज़्यादा अच्छे पढ़ी, यहाँ पे इन्होंने अच्छा हमेशा दिया हुआ है, इधर ये इतना अच्छा नहीं दिया हुआ इन्होंने। ठीक है। उसके बाद आगे आ जाओ तो वही अपर और लोअर मोटर न्यूरॉन के साइंस तुझे पता होने चाहिए, वो तुझे पता ही होंगे। लोअर मोटर न्यूरॉन में फेसिकुलेशन है, हाइपोटोनिया, एंकल रिफ्लेक्सेस, वो रिफ्लेक्सेस ख़त्म हो जाएंगे, और एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है। अपर मोटर न्यूरॉन में बेबिंस्की पॉजिटिव है, और ये स्पेस्टिक पैरालिसिस और वो सब कुछ तुझे पता है कि क्या क्या साइंस है अपर और लोअर मोटर न्यूरॉन लेजन्स के। ठीक है। उसके बाद आगे आ जा, तो अब आ जा, अच्छा ये अभी मैंने तुझे यहाँ तक बताया मोटर वाला सारा। अब इसमें आगे आ गया सेंसरी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। जो सेंसरी स्पाइनल कॉर्ड है वो मैं अभी इंशाल्लाह तुझे कल बताऊंगा, इसलिए क्योंकि फिर आज जुमा भी है, तो वो फिर अभी टाइम वैसे ही तेरा तैयारी शारी में टाइम लग जाना है, तो वो इंशाल्लाह सेंसरी स्पाइनल कॉर्ड जो है मैं तुझे कल बताऊंगा। ये चैप्टर ज़रा बड़ा है, इसलिए इस पर ज़रा टाइम लगना है।